नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। आज इसमें हम बात करेंगे राज्यसभा चुनाव को लेकर, जिस तरह से लगातार कई तरह की अटकलबाजी चल रही है। एआईएमआईएम की इफ्तार पार्टी हुई अख्तर उल इमान के आवास पर, जिसमें आरजेडी और जेडीयू के कई नेता शामिल हुए, जिसके बाद से ये कहा जाने लगा कि जो किंग मेकर एआईएमआईएम को कहा जा रहा था राज्यसभा चुनाव से पहले, वो आरजेडी के साथ जा सकती है, मतलब कि महागठबंधन के साथ जा सकती है या एनडीए के साथ जाएगी। इसको लेकर फिर से चर्चा तेज हो गई है। उसके अलावा हम बात करेंगे पवन सिंह को लेकर। पवन सिंह जिस तरह से नितिन नवीन से मुलाकात करते हैं और राज्यसभा में उनके जाने की चर्चा भी जिस तरह से सियासी गलियारों में गूंज रही है। उसके अलावा हम जिक्र करेंगे बिहार विधानसभा और विधानमंडल में जिस तरह से धर्मांतरण को लेकर बात हुई। बीजेपी के विधायक धर्मांतरण को लेकर बात किए। उसके बाद आरजेडी के विधायक कह रहे हैं कि गाय को जो है वो राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। इस तरह की मांग जो है वो सदन में उठाई गई है। इन सब विषयों पर हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक प्रियदर्शी रंजन जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी जो तेज है, इस बीच एआईएमआईएम की दावते इफ्तार में सियासी हलचल जो है वो तेज कर दी है। पटना में ही हम देखें तो एआईएमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष है अख्तर उल इमान, उनके घर पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें आरजेडी और जेडीयू के नेताओं की मौजूदगी ने नए समीकरण की जो अटकल है उसको बढ़ा दी थी और सीमांचल की राजनीति में प्रभाव जो एआईएमआईएम का है। तो क्या राज्यसभा चुनाव में किंग मेकर की भूमिका की तलाश है? क्या इफ्तार की ये सियासी नजदीकी आने वाले मतदान में क्रॉस वोटिंग की जो बात चल रही है इतने दिनों से, क्या उसका कोई संकेत है? क्योंकि जिस तरह से अभी हमने देखा, कल ही आईपी गुप्ता ने ये बात कही कि क्रॉस वोटिंग जो है वो हो सकती है और एक सीट जो महागठबंधन की है वो तय है। ऐसे में इफ्तार पार्टी का आयोजन और सत्ता और विपक्ष दोनों की नजर अब एआईएमआईएम के अगले कदम पर टिकी हुई है। एक बात तो स्पष्ट है कि एआईएमआईएम बिहार की राजनीति में राज्यसभा चुनाव के लिए किंग मेकर और प्रेशर ग्रुप दोनों के तौर पर स्थापित हो चुकी है। एआईएम की जो महत्वता है वो इस बात से साबित होती है कि बिना उसके न किसी का खेल बन सकता है, न किसी का बिगड़ सकता है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आज की तारीख में वैसी की पार्टी एआईएमआईएम किसी के लिए है तो महागठबंधन के लिए है। अगर महागठबंधन को बिहार की राजनीति में पुनर्जीवित करना है खुद को, तो छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बेबी स्टेप ही सही, बहुत बड़ा स्टेप होगा अगर एआईएमआईएम को वो अपने साथ साथ लाने में कामयाब हो पाते हैं तो। और ये सब कुछ निर्भर करता है तेजस्वी यादव पर। अगर तेजस्वी यादव खुले मन से चीजों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो शायद सौदा हो सकता है। मैं सौदा इसलिए कह रहा हूं कि ये राजनीतिक सौदेबाजी है। एआईएमआईएम कोई नेचुरली आरजेडी की ओर झुकी रहने वाली पार्टी तो है नहीं, और एआईएमआईएम के पास भी गेन करने के लिए बहुत कुछ है। इसको सिर्फ बिहार के परिप्रेक्ष्य में मत देखिए, कैनवास थोड़ा छोटा हो जाता है। इसको बड़े परिप्रेक्ष्य में देखिए। राष्ट्रीय स्तर पर अगर एआईएमआईएम का कोई राज्यसभा में चला जाता है तो स्थिति क्या होगी? यह देश के इतिहास में पहली बार होगा कि एआईएमआईएम का कोई सदस्य राज्यसभा में होगा। ये बहुत बड़ी घटना होगी। दूसरी बड़ी घटना ये होगी कि जिस एआईएमआईएम को आप अछूत समझते हैं, अछूत कहते हैं, यानी महागठबंधन या इंडिया ब्लॉक, जो कुछ भी उसको आप कहिए, वो लोग एआईएमआईएम को उस तरीके से एंटरटेन नहीं करते हैं, अपने साथ लाते नहीं है। विधानसभा चुनाव से पहले भी देखा गया था कि ढोल नगाड़े के साथ एआईएमआईएम के लोग दरख्वास्त लेकर के गए थे राबड़ी आवास पर कि मुझे भी महागठबंधन में रख लिया जाए, शामिल कर लिया जाए। लेकिन उस बात को लेकर के लालू परिवार तैयार नहीं हुआ था, महागठबंधन तैयार नहीं हुआ था, और एआईएमआईएम ने जो सीमांचल के इलाके में खेल किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं। तो ये पहली बार होगा कि एआईएमआईएम को राजनीतिक स्वीकार्यता अन्य दलों से मिल जाएगी। जो अभी तक पूरे देश में अलग थलग पड़ी हुई अकेले चुनाव एआईएमआईएम लड़ती है, कुछ वोट लाती है, कुछ हिस्सों में वोट लाती है, लेकिन बड़ा इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाती है। यहाँ से रास्ता खुलेगा एआईएमआईएम का, जहाँ से कांग्रेस भी एआईएमआईएम की ओर देखने की कोशिश करेगी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी ये देखने की कोशिश करेंगे, संभावना टटोलेंगे कि क्या ये एआईएमआईएम के साथ हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। यहाँ से अगर रास्ता खुल गया तो एक सबको पता चल जाएगा कि एआईएमआईएम को कैसे मनाना है, कैसे उनसे बातें करनी है, कैसे डील करनी है। और अगर एआईएमआईएम का कोई व्यक्ति राज्यसभा में जाता है तो यकीन मानिए उसमें सभी बैठेंगे, कांग्रेस के लोग भी बैठेंगे,
वाम दल के लोग भी बैठेंगे, उसमें आरजेडी के लोग भी बैठेंगे। और अभी एआईएमआईएम का अगर राज्यसभा में जाता है तो बात पश्चिम बंगाल की भी होगी। वाम दल पश्चिम बंगाल के शर्त पर भी डील करेंगे कि वहां हमारे साथ आप गठबंधन कर लीजिएगा। ऐसा है कि छोटे मोटे पार्टियों के साथ तो एआईएमआईएम गठबंधन करती ही है, तो करने में पश्चिम बंगाल में उनको वाम दलों के साथ गठबंधन करने में फिर कोई गुरेज नहीं रहेगा। कांग्रेस भी कहेगी कि ठीक है, बिहार में आपको हमने समर्थन किया था ना, आपको राज्यसभा भेजा ना, तो आप मुझे विभिन्न राज्यों में समर्थन करिए, अलग अलग राज्यों में परिस्थितियों के हिसाब से। तो ये एक रास्ता खुलेगा एआईएमआईएम के लिए। बिग डील होने वाला है एआईएमआईएम के लिए। और उससे भी महत्वपूर्ण बात ये कि जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होने का धब्बा लगा हुआ है ओवैसी पर और उनकी पार्टी पर, वो धुल जाएगा कायदे से। इसके बाद वो पाक साफ वॉशिंग मशीन में धुले हुए नजर आएंगे और उन पर जो हमलावर होते हैं ना विपक्षी पार्टियां, खास करके कांग्रेस, आरजेडी जैसी पार्टियां, वो लोग शिथिल पड़ जाएंगे। तो कैनवास बहुत बड़ा हो जाएगा। ओवैसी ना मास्टर स्ट्रोक चलने की स्थिति में है। और ये 5 सीट जो है ना बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत छोटा नजर आ रहा होगा कि अपना क्या है, अपना तो 5 सीट है, लेकिन ये 5 सीट नहीं है, ये बहुत नई राजनीति की धार है जो हाथ में आ गया है ओवैसी के। और इसके बाद पूरे सिस्टमैटिक तरीके से चीजें बनती हुई नजर आएंगी। और अगर एनडीए के पक्ष में झुक जाता है एआईएमआईएम, तो भी एक नई बहस फिर से शुरू हो जाएगी, या उन लोगों को कहने का एक मौका मिल जाएगा कि हम लोग तो कहते थे ना कि ये एआईएमआईएम भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, सही साबित हो गई। तो यहाँ से 2 रास्ते हैं, 2 रास्तों पर खड़ा एआईएमआईएम है, या फिर न्यूट्रल हो जाए। तो न्यूट्रल होने की स्थिति में एआईएमआईएम क्या गेन करेगी, मुश्किल है। आरजेडी ये शर्त रख रही है कि हिना साहब को आप भेज दीजिए, मुस्लिम कार्ड खेलने का प्रयास आरजेडी कर रही है, लेकिन वो बहुत कामयाब नहीं होगा, क्योंकि जिस एआईएमआईएम को मैं जानता हूँ या बिहार में उसकी जो राजनीतिक पैठ है उसके हिसाब से वो कभी भी दूसरे दल के मुस्लिम नेता को नहीं स्वीकार करेंगे। हो सकता है कि आरजेडी अगर किसी यादव को प्रस्तुत करे तो वहां वो स्वीकार कर लें, लेकिन महागठबंधन के किसी अन्य दल के मुस्लिम नेता को स्वीकार करना बहुत मुश्किल है एआईएमआईएम को, क्योंकि जड़ें वही है ना, उसी आधार पर उनकी राजनीति खड़ी हो रही है कि हम मुसलमानों के सबसे बड़े पैरोकार हैं। और दूसरी पार्टियों में अगर वो फिर से मुसलमानों को खड़ा करने लगेंगे तो फिर इनको कौन पूछेगा। इसी बात से ये 5 सीट हासिल करने में कामयाब हुए थे सीमांचल के इलाके में। आरजेडी और कांग्रेस की जड़ों को खोद करके ही, जो मुस्लिम राजनीति ये लोग किया करते थे उनकी जड़ों को खोद करके ही एआईएमआईएम ने अपने लिए सफलता अर्जित किया है। तो ऐसी स्थिति में मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि एआईएमआईएम आरजेडी के किसी मुस्लिम कैंडिडेट के लिए मान जाए, आरजेडी के अन्य कैंडिडेट के लिए मान जाए, अलग बात है। और सबसे बड़ी संभावना जो बनती हुई यही दिख रही है कि एआईएमआईएम को तोहफे के तौर पर महागठबंधन के लोग राज्यसभा की सीट दे देंगे और उससे देश भर में एक नया नैरेटिव सेट होगा। क्योंकि आज की तारीख में ओवैसी से बड़ा मुसलमानों का कोई नेता नहीं है जिसका कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक पूछ हो, वैसा कोई वॉइस नहीं है। किसी क्षेत्रीय पार्टी में भी आपको, कांग्रेस में भी ढूंढ लीजिए, कोई मुसलमान नेता है क्या जो ओवैसी का के कद का हो? नहीं है। क्षेत्रीय छत्रप भी खत्म हो चुके हैं। बिहार में स्पेस क्यों मिला ओवैसी को? बिहार में ओवैसी को स्पेस इसीलिए मिला कि यहाँ क्षेत्रीय पार्टियों में मुसलमान नेताओं का भारी अकाल हो गया। शहाबुद्दीन, तस्लमुद्दीन जैसे कद का कोई नेता आरजेडी के भीतर नहीं बचा। अब्दुल बारी सिद्दीकी नेपथ्य में चले गए। कांग्रेस के पास पुराने नेताओं के थोक भाव में मार्केटिंग करने वाले नेता हैं, बाजार है कांग्रेस के भीतर मुसलमान नेताओं का, लेकिन नए नेताओं की आमद नहीं है और पुराने नेताओं से मुसलमान कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। ये तारिक साहब को, जो कि एनसीपी में थे, उनको पुनर्वापसी कराया कांग्रेस ने अपनी राजनीति को सीमांचल में जिंदा करने के लिए, फिर भी रिवाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए भी सोचने वाली स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में जो पूरे देश भर में बिहार के साथ साथ मुसलमानों के सिरोधार्य नेता ओवैसी बनकर के उभरे हैं, उनके सहयोग से महागठबंधन इंडिया ब्लॉक मजबूत स्थिति में चला जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर यहाँ एआईएमआईएम को नाराज कर देते हैं कांग्रेस के लोग, आरजेडी के लोग, इंडिया ब्लॉक के लोग, तो यकीन मानिए पूरे देश भर में ओवैसी और बड़ा नुकसान करेंगे। अगर अकेले पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ते हैं ओवैसी, किसका नुकसान करेंगे बताइए? कांग्रेस का ही करेंगे ना, वाम दलों का ही करेंगे ना। भारतीय जनता पार्टी का वोट तो खींचेंगे नहीं। और अगर यहाँ
राज्यसभा में बिहार से उनको एक सीट दे दिया जाता है, तो फिर मामला कुछ इस तरीके से होगा कि कहने के लिए शब्द हो जाएंगे कांग्रेस के पास, वाम दलों के पास, कि देखिए भाई इनको मैं मदद करता हूं, लेकिन ये हमारी राजनीति में सेंधमारनी करने की कोशिश करते हैं। सर, अगला टॉपिक हमारा जो है वो राज्यसभा चुनाव से ही रिलेटेड है। भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार जो है पवन सिंह, उनकी राज्यसभा जाने की अटकलें जो है वो तेज हो गई है। बीजेपी मुख्यालय में उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात हुई। 2024 में भी हमने देखा था कि आसनसोल से टिकट ठुकराने और काराकाट से निर्दलीय लड़ने के बावजूद 2025 विधानसभा चुनाव में उन्होंने पार्टी के लिए जोरदार प्रचार किया था। अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी उनकी लोकप्रियता को भुनाते हुए उन्हें राज्यसभा भेजकर भोजपुरी जो वोट बैंक है वो साधना चाहती है, या सिर्फ एक राजनीतिक अटकल ही है? देखिए, मैं इसमें एक दिलचस्प बात कहूंगा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से पवन सिंह को राज्यसभा में भेजे जाने की दो संभावनाएं। एक संभावना जिस पर आए दिन चर्चा हो रही है, मीडिया में चर्चा हो रही है, रोज डिस्कशन होता है इस बात को कि पवन सिंह राज्यसभा में जाएंगे, लेकिन कैसे जाएंगे, ये दो रास्ते हैं उसके। एक तो विधायकों के द्वारा निर्वाचन से चले जाएं वो, जो कि सिंपल फॉर्मूला जिस पर बात हो रही है, और एक दूसरा भी तरीका है मनोनयन का। राष्ट्रपति के द्वारा 12 राज्यसभा सांसदों को मनोनीत करने का अधिकार संविधान में प्रदत्त है। उसके तहत 5 क्षेत्रों के लोग, जिसमें कला भी है, कला, विज्ञान, साहित्य, खेल, समाज सुधार के क्षेत्र में काम करने वाले लोग, इन लोगों को राज्यसभा में 12 लोगों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत करके भेजा जाता है। तो कला के क्षेत्र में तो पवन सिंह का नाम है, तो पवन सिंह मनोनयन के द्वारा भी राज्यसभा में जा सकते हैं। इस बात को भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि एलिजिबल है ना, और कोई व्यक्ति एलिजिबल हो ना हो, पवन सिंह तो उसके लिए एलिजिबल है कि उनको राष्ट्रपति मनोनयन के द्वारा, राष्ट्रपति महोदया मनोनयन के द्वारा अगर सरकार अनुशंसा करती है तो उनको राज्यसभा में भेज सकती है, लेकिन अन्य कोई ऐसा विकल्प नहीं रहेगा। तो पवन सिंह पर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सीधे निर्वाचन से राज्यसभा भेजने की बजाय मनोनयन के द्वारा, सरकार के अनुशंसा के द्वारा, कला के क्षेत्र के द्वारा राज्यसभा में ज्यादा प्रेफर करेगी भेजना। जी जी सर, बिहार विधानसभा का आखिरी सत्र है आज, बजट सत्र जो है वो आखिरी दिन है आज। इसमें धर्म परिवर्तन और लव जिहाद पर तीखी बहस हुई। बीजेपी के 12 विधायकों ने सख्त कानून की मांग की है। बीजेपी विधायक जो है वीरेंद्र कुमार, उन्होंने तो कहा कि सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या वृद्धि का मुद्दा वो उठाए। उसके बाद प्रभारी गृह मंत्री हैं अरुण शंकर प्रसाद, उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल ऐसा कोई कानून विचाराधीन नहीं है। और जाले से जो जीवेश मिश्रा ने भी ये मामला उठाया, जबकि आरजेडी के जो कारी सुहेब हैं, उन्होंने विधानमंडल में कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। तो सवाल ये है कि क्या ये मुद्दा कानून बनेगा, क्या चुनावी बहस है, क्या है इस तरह की मांग जो चल रही है लव जिहाद को लेकर, या राष्ट्रीय पशु को लेकर एक नई बात आई है सामने? हाँ, इसमें राष्ट्रीय पशु वाली जो बात है वो नई बात है कि आरजेडी का कोई विधायक, वो भी मुसलमान विधायक, इस तरीके की बात करे कि गाय को राष्ट्रीय पशु बना दिया जाए, जबकि अभी राष्ट्रीय पशु भारत का बाघ है। गाय को बनाने की बात कही जा रही है। तो एक तरीके से गेंद को भारतीय जनता पार्टी के पाले में फेंकने की कोशिश आरजेडी के नेताओं के द्वारा की गई है, जबकि मुद्दा ये है कि बिहार में भी बहुत तेजी से धर्मांतरण हो रहा है, खास करके सीमांचल के इलाकों में। ये छुपी हुई बात नहीं है, डेमोग्राफी पूरी तरीके से चेंज हो रहा है। लोग कह सकते हैं कि नहीं नहीं ये बात बनाने वाली बात है, ठीक है बात बनाने वाली बात है, तो फिर आंकड़े गवाही दे रहे हैं ना इस बात की कि आपकी आबादी किस तेजी से बढ़ रही है, सीमांचल के इलाके में वोट प्रतिशत कैसे बढ़ रहा है, आपकी जनसंख्या कैसे बढ़ रही है, पूरी डेमोग्राफी कैसे चेंज हो रही है। तो इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा मुद्दा है सीमांचल के इलाके के लिए, पूरे बिहार के लिए। आने वाले दिनों में जैसे दरभंगा का इलाका है, नवादा का इलाका है, इन इलाकों में भी ये विषय बनने वाला है। अभी चूंकि इस तेजी से बात नहीं हो रही है, बहुत तीव्रता से बात नहीं हो रही है, और जब बात उठाई जा रही है तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पाले में गेंद फेंक करके उसकी हवा निकालने की कोशिश हो रही है। जबकि ये वही बिहार है जिसमें हम सब ने देखा है, दरभंगा और नवादा जैसे जो इलाके हैं, मोतिहारी जैसे जो इलाके हैं, यहाँ कई बार पाकिस्तानी झंडे तक लहरा दिए गए, देखा गया है ना, ये सच है। यहाँ सॉफ्ट इस्लामिक और हार्ड इस्लामिक दोनों हैं, और
एक देखिए बिहार में हिंसा की उस तरीके की आतंकवादी घटनाएं नहीं होती हैं, लेकिन यहाँ आतंकवादी रहते हैं, ये भी एक सच है। कई आतंकवादी यहाँ से पकड़े गए हैं। यासिन भटकल का ये क्षेत्र रहा दरभंगा, वहां से बैठ करके वो ऑपरेट करता था। देश भर में जहां भी इस्लामिक आतंकवाद होता है उसमें बिहार का नाम जुड़ता ही जुड़ता है। तो बहुत अंदर खाने, बहुत एग्रेसिव होकर के मुसलमान लोग हर स्तर पर काम कर रहे हैं। उसमें सीमांचल का इलाका भी है, और सीमांचल के इलाके में इन लोगों का किसी और चीजों पर जोर से ज्यादा इस बात पर है कि जनसंख्या वृद्धि की जाए, धर्मांतरण करवाया जाए, धर्म परिवर्तन करवाया जाए। तो अगर ये बात विधानसभा में उठ रही है तो इस बात को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, और अगर इस पर कानून बनाने की जरूरत है तो कानून बनना ही चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? हाँ, अगर कोई हिंदू भी जबरिया तौर पर मुसलमानों का धर्मांतरण करवाता है तो उसके लिए भी कानून बनना चाहिए। ऐसा नहीं है, कोई ईसाई बनवाता है, हिंदू को धर्मांतरण करवाता है, उसके लिए भी बनना चाहिए। तमाम लोगों के लिए बनना चाहिए। ये कानून बनने के बाद ही चीजें, इन चीजों पर लगाम लगेगा। हमने देखा है ना उत्तर प्रदेश में झिंगुर बाबा का उदाहरण, किस तरीके से सॉफ्ट होकर के एकदम सॉफ्ट स्पोकन व्यक्ति, एकदम लो प्रोफाइल व्यक्ति, और कितने बड़े स्तर पर वो व्यक्ति धर्मांतरण करवा रहा था, हिंदुओं का इस्लामीकरण करवा रहा था। तो अगर इस तरीके की चीजें पाई जा रही हैं किसी भी राज्य में और बिहार उससे अछूता नहीं है, तो बिहार में इस पर कानून जरूर बनना चाहिए। मैत्रेय जी, सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। इन तीनों विषयों पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।